हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल NRJ ऑनलाइन क्लासेस में। आज है 26 अगस्त। तो 26 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो वीडियो या अपडेट कोई भी आएगा तो आप लोगों को सबसे पहले मिलेंगे। तो आप लोग इस चैनल को शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में इस चैनल को शेयर भी करें। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में नुआखाई त्यौहार मनाया गया है। तो इसके जो ऑप्शन हैं वह आप लोगों के सामने हैं। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, उड़ीसा या असम। तो आप लोगों को इसका जो राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा राज्य में नुआखाई त्यौहार मनाया गया है अभी हाल ही में। उड़ीसा में नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है। नुआखाई जोहार कृषि त्यौहार है। कौन है? जोहार कृषि त्यौहार है, जिसे नुआखाई पर्व या नुकाई भेंट घाट कहा जाता है। नुआखाई दो शब्दों का एक संयोजन है, जिसे नए चावल खाने का प्रतीक कहा जाता है। क्योंकि नुआ का अर्थ क्या होता है? नुआ का अर्थ होता है नया और खाई का अर्थ क्या होता है? खाना। अब यहाँ बात आई है उड़ीसा राज्य की। तो उड़ीसा राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई है? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी क्या है? राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो कि बीजू जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। और राजकीय पशु क्या है? सांभर राजकीय पशु है यहाँ का। और राजकीय पक्षी क्या है? इंडियन रोलर यहाँ का राजकीय पक्षी है। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष यहाँ का राजकीय वृक्ष है। उड़ीसा के 5 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये पड़ोसी राज्य हैं। ये है इंडिया का मैप। तो इंडिया के मैप में हम लोग उड़ीसा की लोकेशन देखेंगे। उड़ीसा कहाँ है? ये उड़ीसा है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर यहाँ पे है। और अब देखते हैं सीमा साझा करने वाले राज्य तो कौन कौन से हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश, ये सीमा साझा करने वाले राज्य। कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। तेलंगाना ये सीमा साझा नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं कि 5 पड़ोसी राज्य नहीं है, कितने हैं? 4 यहाँ के पड़ोसी राज्य हैं। तेलंगाना सीमा साझा नहीं करता है। लोकसभा सीटें कितनी हैं? लोकसभा सीटें जो उड़ीसा की हैं वह हैं 21, राज्यसभा सीटें 10 और विधानसभा सीटें 147 यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। उड़ीसा राज्य में जो चिल्का झील है वह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे गुंज झील के नाम से भी जाना जाता है। और भारत के जो लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ये महानदी में स्थित है। तो ये कहाँ है? ये महानदी कहाँ है? ये उड़ीसा में है। और हीराकुंड बांध महानदी में स्थित है, जो कि उड़ीसा में है। अब्दुल कलाम द्वीप जो है इसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत की सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है। तो इसके जो ऑप्शन हैं वह आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन है मेघालय, असम, त्रिपुरा या मिजोरम। तो इसका जो राइट ऑप्शन आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है असम, यानी कि असम राज्य में सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है। असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है। कितना? 1.8 किलोमीटर यह लंबा है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी को डोल गोविंदा मंदिर के बीच किया गया है। अब यहाँ बात आई है असम की। तो हम लोग असम के बारे में जानते हैं। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर जगदीश मुखी जी हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? वह अजय लांबा जी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं।
दो पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से हैं? भूटान व बांग्लादेश, ये पड़ोसी देश हैं इनके। और लोकसभा की सीट कितनी है? 14, राज्यसभा की सीट 7 व विधानसभा की सीट 126 विधानसभा की सीटें हैं। 7 पड़ोसी राज्य भी हैं, कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। कौन कौन से एक बार फिर देखते हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 7 पड़ोसी राज्य हैं। असम में जो मौजली द्वीप है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन? मौजली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम में लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसे ढोला सदिया पुल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान नेशनल पार्क है, वह कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क है। और बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा? बिहू जो है वह असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं? काजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू सखोवा और ओरंग, ये असम के नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन्हें आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन जो है वह जैक कैलिस, लिसा स्टालेकर और जहीर अब्बास या उपरोक्त में सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है उपरोक्त में सभी, यानी कि इन सभी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में खेल से निवृत्त जो 3 महान खिलाड़ी हैं उनको शामिल किया है। वे कौन हैं? दक्षिण अफ्रीका के जैक कैलिस, ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप विजेता ऑलराउंडर लिसा स्टालेकर और पाकिस्तान के जो 1970 दशक 80 दशक के बल्लेबाज थे कौन? जिन्हें जो जहीर अब्बास हैं, जिन्हें एशियाई ब्रैडमैन के रूप में भी जाना जाता है। कौन है? ये जहीर अब्बास जी हैं। इन तीनों लोगों को आईसीसी हॉल ऑफ क्रिकेट फेम में नामित किया गया है। और इसमें शामिल होने वाले जैक कैलिस जो हैं दक्षिण अफ्रीका के चौथे खिलाड़ी हैं और जहीर अब्बास जो हैं यह पाकिस्तान के 6वें खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिटेन में महात्मा गांधी जी का चश्मा कितने में नीलाम हुआ है? तो इसके जो ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, ऑप्शन है 1 करोड़ में, ऑप्शन बी 1.55 करोड़ में, या 2 करोड़ में, या 2.55 करोड़ में। तो आप लोगों को इसका जो राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2.55 करोड़ में महात्मा गांधी का चश्मा नीलाम हुआ है। ब्रिटेन की एक नीलामी एजेंसी है जिन्होंने महात्मा गांधी का चश्मा 2.55 करोड़ में नीलाम किया है। इस नीलामी में महात्मा जी के जो चश्मे को अमेरिका के एक कलेक्टर ने खरीदा है। महात्मा गांधी के जो चश्मा दिया था उनके चाचा ने उस वक्त के समय में दिया था, जो दक्षिण अफ्रीका में काम कर रहे थे। ये दशक था, जो समय काल था वह था 1910 के 1930 के बीच का दौर था वहाँ का, जब महात्मा गांधी के चाचा ने यह चश्मा उन्हें दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्वे के अनुसार कब तक भारत की जनसंख्या 152 करोड़ तक हो जाएगी? तो इसके जो ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, ऑप्शन है 2030 तक, या 2036 तक, या 2040 तक, या 2050 तक। तो आप लोगों को इसका जो राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2036 तक भारत की जनसंख्या 152 करोड़ तक हो जाएगी। जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग ने 2011 से 2036 की अवधि के लिए एक जनसंख्या अनुमानों की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2036 तक 1.52 अरब तक हो जाएगी और 2031 तक भारत जो है वह चीन से आगे निकल जाएगा। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला यह देश बन जाएगा। कौन? भारत देश दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि लिंगानुपात 943 जो कि जनगणना 2011 में हुई थी उसके अनुसार है, यह बढ़कर 2036 में हो जाएगी कितनी? 957 हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो आप लोगों को इसका जो राइट ऑप्शन बताना है। इसके जो ऑप्शन है वह है चेतन भगत, सलमान रुश्दी या अरुंधति राय ने, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि किसी ने नहीं किए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए। तो वन अरेंज मर्डर का जो नामक पुस्तक है जो इसका विमोचन अभी किया नहीं गया है, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ बाद में किया जाएगा। तो इसके जो लेखक हैं वह हैं चेतन भगत जी, इसके लेखक हैं। चेतन भगत द्वारा लिखित वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक का विमोचन कब होगा? वह 28 सितंबर 2020 को होगा। और वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित यह फिक्शन बुक एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिस्ट्री का चित्रण करती है। यह लेखक की 9वीं नॉवेल और कुल मिलाकर ये 11वीं नॉवेल है, 11वीं पुस्तक है, यानी कि 9वीं नॉवेल है और 11वीं पुस्तक है। इससे पहले इनकी जो पुस्तक थी वह कौन थी? द गर्ल इन रूम 105। कौन थी? द गर्ल इन रूम 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किनके लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है? तो ऑप्शन जो हैं वह आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन है वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए या ट्रांसजेंडरों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी। ये जो राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है यह ट्रांसजेंडरों के लिए किया गया है। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के जरिए राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष और सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष कौन होंगे? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होंगे, और उपाध्यक्ष कौन होंगे? सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय परिषद सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संदर्भ में नीतियां, कार्यक्रम, कानून और परियोजनाएं तैयार करने के बारे में सलाह देगी। राष्ट्रीय परिषद ट्रांसजेंडरों के संबंधित जो मामले हैं उनका संचालन करने वाली सभी सरकारी विभागों और अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा करेगी और उनके बीच समन्वय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई IAF मोबाइल ऐप का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? तो इसके ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन जो है वह है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा, या राकेश कुमार सिंह भदौरिया के द्वारा, या राजनाथ सिंह जी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी। तो जो माई IAF मोबाइल ऐप है इसका जो शुभारंभ किया गया है राकेश कुमार भदौरिया जी के द्वारा किया गया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में माई IAF मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। उन्नत गणना विकास केंद्र सीडैक के सहयोग से, किसके सहयोग? उन्नत गणना विकास केंद्र सीडैक के सहयोग से यह ऐप विकसित किया गया है। और यह ऐप जो है वह वायुसेना में भर्ती होने के वाले जो इच्छुक युवा हैं उनके कैरियर संबंधी जानकारी और विवरण उपलब्ध कराता है। इस ऐप से वायुसेना का इतिहास और उसकी शौर्य गाथाओं के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वायुसेना के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। तो वायुसेना की स्थापना दिवस कब होता है? तो वह 8 अक्टूबर को होता है, और स्थापना कब हुई थी? वह 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। आदर्श वाक्य क्या है? नमः स्प्रम दीप्तम, जो इसका आदर्श वाक्य है। और वायुसेना प्रमुख कौन है? वह तो कौन है? यही हैं RKS भदौरिया जी वायुसेना प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उपनगरीय रेलवे प्रणाली में सुधार के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच, ये बाच नहीं यहाँ पर बीच है, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, तो जो के बीच $500 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसके जो ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं वह कौन है? लखनऊ, मुंबई, अगली स्लाइड में देखते हैं ऑप्शन, बेंगलोर या जयपुर। तो आप लोगों को इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई जो उपनगरी है उसके सुधार के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और भारत सरकार के बीच $500 मिलियन का समझौता हुआ है।
भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक IIB ने मुंबई के उपनगरीय रेलवे प्रणाली का नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा सुधार के लिए $500 मिलियन का समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना से नेटवर्क क्षमता में वृद्धि होने के साथ ही यात्रियों की यात्रा और समय और जानलेवा जो दुर्घटनाएं हैं उनमें कमी आने की उम्मीद होगी। मुंबई महाक्षेत्र 22.8 मिलियन जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार थे, उसकी आबादी के साथ भारत के सबसे अधिक आबादी वाला महानगर क्षेत्र है और 2031 तक यहाँ की आबादी 29.3 मिलियन और 2041 तक यहाँ की आबादी 32.3 मिलियन पहुँचने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ ओवरशूट डे 2020 कब मनाया गया है। तो इसके जो ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, ऑप्शन है 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त या 25 अगस्त। तो आप लोगों को इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्थ ओवरशूट डे 22 अगस्त को मनाया गया है। अर्थ ओवरशूट डे साल का वह दिन होता है जब हम धरती द्वारा पूरे साल के लिए उपलब्ध कराए गए समस्त संसाधनों का उपभोग कर चुके होते हैं। अर्थ ओवरशूट डे हर साल अलग अलग तारीख को आता है, यानी कि ये एक निश्चित तारीख को नहीं आता है, हर साल अलग अलग तारीख को आता है। इसे निर्धारित करने का काम अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क से जुड़े रिसर्चर करते हैं। कौन करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जो है वह ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क से जुड़े जो रिसर्चर हैं वह करते हैं। इस साल यह दिन पिछले साल के मुकाबले 24 दिन देर से आया है। यह पिछले साल 29 जुलाई को ही आ गया था। कब? 29 जुलाई को मनाया गया था। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।